दोस्तों अब हम देखेंगे कि हायर वैक्यूम का एडवर्स इफेक्ट कंडेंसर पर क्या होगा। इफेक्ट ऑन कंडेंसर। तो दोस्तों इसमें टोटल मैंने 6 पॉइंट लिखा है। मैं 6 पॉइंट को बारी बारी डील करूंगा। तो पहला पॉइंट है ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी इंक्रीज ड्यू टू कंडेंसर टेम्परेचर। दोस्तों कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी घटती है जब हमारा कंडेंसर टेम्परेचर कम होता है। कैसे? जब वैक्यूम ज्यादा होगा दोस्तों तो उस कंडीशन पे उसका एग्जॉस्ट प्रेशर कम होगा, और उसी हिसाब से जब एग्जॉस्ट प्रेशर कम होगा तो उसका जो होगा, उसका जो सैचुरेशन टेम्परेचर होगा वो भी कम होगा। मतलब हमारा कंडेंसर टेम्परेचर जो है वो कम मिलेगा। वो कितना मिलेगा? 28 से 32 डिग्री के बीच मिलेगा। अब उस कंडीशन में जब टेम्परेचर मेरा कम हो गया तो उस कंडीशन पे लो टेम्परेचर पे मेरी ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। उसके बढ़ने की वजह से जो होता है उसमें मोर एंड मोर ऑक्सीजन क्या होगा? इंग्रेस करेगा, और उसकी वजह से क्या होगा? मेरे कंडेंसेट लाइन और फीड लाइन में क्या होगा? कोरोजन हो जाएगा दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट। दोस्तों नेक्स्ट हमारा कंडेंसेट पंप कैविटेशन। यहां पर दोस्तों कहने का मतलब है कि सीपी पंप में कैविटेशन हो जाता है। अब कैसे होता है दोस्तों? अगर मेरा वैक्यूम बहुत ज्यादा होगा तो कैविटेशन क्यों होगा? तो दोस्तों कैविटेशन के लिए कंडीशन होता है कि NPSHR अवेलेबल लेस देन NPSHR रिक्वायर्ड। मतलब जो मेरा नेट पॉजिटिव सक्शन हेड है, अगर नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल कम हो जाए रिक्वायर्ड से तो उस कंडीशन में मेरा पंप जो है कैविटेशन हो जाता है। दोस्तों कैविटेशन का फंडा सिंपल सा है कि अगर मेरा कोई भी कंडेंसेट या किसी भी लिक्विड का प्रेशर, सक्शन प्रेशर की बात करो, अगर वो कम हो गया उसके सेचुरेशन प्रेशर से तो उस कंडीशन पे वहां पे क्या होता है? वेपर बबल्स बन जाते हैं, और वो वेपर बबल्स क्या होते हैं? ऊपर उठते हैं, और ऊपर उठकर क्या होते हैं? वो बड़े होकर के फट जाते हैं, और फटने के बाद जो होते हैं इंपेलर पे अपना क्या होता है? कैविटी क्रिएट कर देते हैं। उसी को बोलते हैं हम लोग पंप कैविटेशन। तो दोस्तों यहां कैसे होता है, यहां का मैं बताना चाहूंगा कि जब मेरा वैक्यूम बहुत ज्यादा होता है तो एग्जॉस्ट जो होता है उसका प्रेशर बहुत कम हो जाता है। साथ ही साथ जो होता है उस एग्जॉस्ट प्रेशर के रिस्पॉन्ड में उसका कंडेंसर टेम्परेचर भी बहुत कम हो जाता है। अब उस दौरान पे क्या होता है? साथ ही साथ जो मेरा हॉट वेल पंप है, मतलब हॉट वेल का जो टेम्परेचर है वो भी कम है। क्यों? क्योंकि वहां पर वैक्यूम बहुत ज्यादा है। वैक्यूम ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है कि सीपी को हॉट वेल से पानी खींचने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब वहां प्रेशर ड्रॉप बढ़ जाएगा। अब क्या होता है कि उस दौरान पे जब प्रेशर ड्रॉप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उस दौरान पे क्या होता है कि मेरा जो पंप के सेक्शन में जो मेरा प्रेशर है, मतलब पंप के सेक्शन में कंडेंसेट का जो प्रेशर होता है वो उसके सेचुरेशन प्रेशर से बहुत ज्यादा कम हो जाता है। उस कंडीशन पे क्या होती है? वहां पर पंप में कैविटी हो जाती है, कैविटेशन हो जाता है। तो दोस्तों ये रहा मेरा कंडेंसेट पंप कैविटेशन। दोस्तों अगला है एयर इंग्रेस इंक्रीजेस। दोस्तों क्या होता है कि जैसे मेरा वैक्यूम बहुत ज्यादा बढ़ा तो उस कंडीशन पे क्या होता है कि जो ग्लैंड सील है या जो मेरे जहां जहां ओपनिंग है या जहां जहां होल्स है वहां से क्या थोड़े भी माइनर भी अगर एयर होंगे तो हायर वैक्यूम केस में वहां से क्या होता है? वैक्यूम ज्यादा होने की वजह से एयर इंग्रेस बढ़ जाता है। एयर इंग्रेस बढ़ जाने की वजह से क्या होता है? उस कंडीशन में एयर क्या होता है? ट्यूब के ऊपर एक अपना लेयर बना देता है, और लेयर बनाने की वजह से हीट ट्रांसफर क्या होता है? वहां पर बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो होता है कंडेंसर में हीट ट्रांसफर नहीं हो पाता है, और कंडेंसर का ट्यूब क्या होता है? फाउल हो जाता है, और उस दौरान पर मेरा वैक्यूम भी जो होता है बहुत ज्यादा डाउन होने का चांस होता है। दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि एयर की प्रॉपर्टी होती है, एयर की 3 प्रॉपर्टी होती है। पहला, एयर की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है दोस्तों वो बहुत ज्यादा कम होती है, और दूसरा एयर का जो होता है स्पेसिफिक हीट भी बहुत कम होता है, जिसकी वजह से एयर जो है एज ए इंसुलेटर का काम करता है। तो 3 प्रॉपर्टी कौन सा? थर्मल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक हीट, और तीसरा है कि एयर एज ए इंसुलेटर वर्क करने लगता है। मतलब एयर अब हीट ट्रांसफर होने में अवरोध लाता है, मतलब हीट ट्रांसफर को होने नहीं देता, जिसकी वजह से क्या होता है? कंडेंसर का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है मेरा कि ट्यूब फाउल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है मेरा रिस्क ऑफ कंडेंसर ट्यूब लीकेज। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया पहले ऊपर वाले टॉपिक पे कि जब मेरा एयर इंग्रेस बढ़ जाता है तो उस दौरान पे हीट ट्रांसफर नहीं हो पाता है, और वहां पे टेम्परेचर बढ़ते जाते हैं। इसका परिणाम ये देखा गया कि कंडेंसर ट्यूब जो है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ट्यूब एक्सपांसन होने लगता है, और एक्सपांसन की वजह से क्या होता है? वहां थर्मल शॉक, और क्या होता है? ट्यूब स्ट्रेस, ट्यूब में स्ट्रेस पड़ने लगता है, जिसकी वजह से मेरा कंडेंसर का ट्यूब डैमेज होता है। दूसरा और भी एक चीज हम कर सकते हैं कि कंडेंसर में जो होता है मेरा प्रेशर और टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, मतलब डेल्टा टी बहुत ज्यादा होता है। क्यों? कि जो CW का इनलेट और आउटलेट टेम्परेचर है वो अगर देखा जाए एज मैं कोल्ड कंडीशन बात करूं तो बहुत कम होता है, मतलब ठंडियों के समय में, और उस दौरान पे वैक्यूम भी जो है अगर बहुत ज्यादा रखेंगे तो उसका जो होगा सैचुरेशन टेम्परेचर भी बहुत कम होगा। अब उस कंडीशन पे क्या है कि मेरा सडन अगर लोड में बढ़ाता हूं
इन केस मान लीजिए मैं 10 मेगावाट चल रहा हूँ और मेरे को 15 मेगावाट या 20 मेगावाट लेके जाना है, तो मेरा क्या होगा, कंडेंसर का टेम्परेचर भी बढ़ेगा दोस्तों और कूलिंग वाटर आउटलेट का टेम्परेचर भी बढ़ने लगेगा। तो वो जो टेम्परेचर का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसकी वजह से जो होता है कंडेंसर का ट्यूब का लीकेज बढ़ जाता है। तो दोस्तों अगर मेरा कंडेंसर ट्यूब लीकेज हो जाता है तो उस दौरान पर केवल टरबाइन में ही इफेक्ट नहीं आएगा, बॉयलर में भी आएगा दोस्तों। क्यों कि मेरा जो है बॉयलर का ट्यूब भी सीधे सीधे लीकेज हो जा रहा है। अब आपको बताता हूँ ट्यूब कैसे लीकेज होगा। अगर मेरा कंडेंसर ट्यूब लीकेज हुआ तो कहीं ना कहीं पानी में जो होता है कि मेरा क्या होगा कि उस पानी में जो मेरा रॉ वाटर आ रहा है, मतलब कूलिंग वाटर का पानी आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं क्लोरीन के कंटेंट ज्यादा, क्लोराइड के कंटेंट ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो कंडेंसेट मिल जाते हैं और वही कंडेंसेट वाटर बाद में फीड वाटर बनता है। तो उसमें क्या होते हैं, बॉयलर में जाके ट्यूब के फेलियर का कारण बनता है। तो ये हो गया दोस्तों मेरा कंडेंसर ट्यूब लीकेज की घटना। तो नेक्स्ट है हमारा वेस्टेज ऑफ सीडब्ल्यू पंप पावर। अब दोस्तों क्या हो रहा है कि जैसा मैंने बताया था यहाँ पर कि मेरा जो है प्लांट स्टीम कंजप्शन बढ़ जाता है, सेम वैसे मैंने बताया कि सीडब्ल्यू पंप का पावर बढ़ जा रहा है। सिंपल सी बात है दोस्तों कि मेरे को हायर साइड वैक्यूम मेंटेन करने के लिए अपना क्या होगा, सीडब्ल्यू पंप पर प्रेशर मेरे को लोड ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब उसका पावर कंटिन्यू ज्यादा चलाना पड़ेगा, एक की जगह 2 सीडब्ल्यू पंप भेजना पड़ेगा, मेरे को सीडब्ल्यू पंप का जो है प्रेशर और फ्लो बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही साथ कूलिंग टावर की जो फैन है वो जहां 4 चल रहे थे वहां 5 और 6 चलाने पड़ेंगे, मतलब फैन भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से अगर मैं ज्यादा वैक्यूम मेंटेन कर रहा हूं, मतलब ज्यादा मैं ऑक्सिलरी पावर को छेड़छाड़ कर रहा हूं, मतलब मेरा ऑक्सिलरी पावर कंजप्शन भी बढ़ रहा है। मतलब जहां मैं 1 मेगावाट जो है जनरेट करने के लिए जहां कुछ ऑक्सिलरी पावर का यूज मेरे को लग रहा था, वहां पे मेरे को ज्यादा ऑक्सिलरी पावर जनरेट करना पड़ेगा सेम मेगावाट जनरेट करने के लिए। तो मेरा क्या होगा, मेगावाट का कंजप्शन बढ़ जाएगा, मतलब कुल मिला के ऑक्सिलरी पावर कंजप्शन बढ़ेगा और साथ साथ उस ऑक्सिलरी पावर कंजप्शन को मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए मेरे को ज्यादा स्टीम लगेगा। दोस्तों नेक्स्ट है मेरा ड्यूरेटर इंस्टेबिलिटी। दोस्तों इसमें कुछ नहीं बोल रहा है, इसमें यह बोल रहा है कि मान लीजिए कि आपका वैक्यूम बहुत ज्यादा हाई है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका जो टेम्परेचर है, मतलब एग्जॉस्ट प्रेशर कम होगा, तो एग्जॉस्ट प्रेशर का सैचुरेशन टेम्परेचर भी कम होगा, कुल मिला के मेरा कंडेंसर का टेम्परेचर कम रहेगा और वही कम कंडेंसर का टेम्परेचर सीपी सक करके कहां भेजेगा, डिरेटर में। और जब कम टेम्परेचर का पानी डिरेटर में जाएगा तो दोस्तों जो मेरा पानी गर्म है करना है, जो डिरेटर में डिरेट करना है, मतलब वहां जो मैं एक्सट्रैक्शन लाता हूँ वो एक्सट्रैक्शन में जो अमाउंट ऑफ स्टीम की क्वांटिटी वो बढ़ जाएगी। उस स्टीम की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, मतलब ज्यादा कम टेम्परेचर को ज्यादा टेम्परेचर पहुंचाने के लिए ज्यादा स्टीम की क्वांटिटी लगेगी। और जब मैं एक्सट्रैक्शन में स्टीम की क्वांटिटी बढ़ाऊंगा तो मेरा वहां पे प्रेशर का फ्लक्चुएशन भी बहुत ज्यादा आएगा। तो कुल मिलाकर डिरेटर मेरा इनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि वहां टेम्परेचर के साथ प्रेशर का फ्लक्चुएशन होना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों ये मेरा था कि वैक्यूम हाई हो जाने के केस में मेरा टरबाइन पे क्या इफेक्ट आएगा और साथ ही साथ कंडेंसर पे क्या इफेक्ट आएगा। जिन दोस्तों को नहीं समझ में आया मैं उनके लिए ब्रीफ करने जा रहा हूं, बॉटम लाइन बनाया हूं कि अगर मेरा सपोज जो है मान लीजिए हाई वैक्यूम हुआ तो इतना ना बोल करके अगर आपको 4 चीजें मालूम होंगी तो भी आप बता ले जाएंगे। पहला भाई सिंपल से होता है, वैक्यूम ज्यादा हुआ तो मैंने क्या बताया था, ब्लेड का इरोजन होगा, ब्लेड का इरोजन होगा। दूसरा मैंने क्या बताया था, कोरोजन होगा। तीसरा मैंने क्या बताया था, कैविटेशन होगा। और चौथा मैंने क्या बताया था, एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होता। अब दोस्तों इन तीनों पॉइंट को समझ लेते हैं कि ब्लेड का इरोजन क्यों है। दोस्तों सिंपल सी बात है दोस्तों कि मेरा वैक्यूम ज्यादा होगा तो स्टीम की वेलोसिटी ज्यादा बढ़ेगी, स्टीम की वेलोसिटी ज्यादा बढ़ेगी तो उसमें क्या होगा कि मेरा सुपरसोनिक कंडीशन में जा रहा लास्ट स्टेज का ब्लेड में जो स्टीम जा रही है उस कंडीशन में अगर उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ब्लेड हाई वेलोसिटी से ब्लेड के लास्ट ब्लेड पर अगर इंपैक्ट करेंगे तो इरोजन होगा, ज्यादा होगा तो उसमें क्या होगी कि मेरा स्पेसिफिक वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, उसका ड्राइनेज फ्रिक्शन कम होता है। तो ड्राइनेज फ्रिक्शन कम होने की वजह से दोस्तों क्या होता है, सिंपल सी बात है कि वहां वाटर कंटेंट की वजह से क्या होगा, कोरोजन होगा दोस्तों। और साथ ही साथ मैंने कोरोजन के बारे में ये भी बताया था दोस्तों कि अगर मान लीजिए मेरा अगर कंडेंसर का टेम्परेचर कम है तो O2 जो है ज्यादा इंग्रेज करेगा, मतलब ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, इसकी वजह से भी मेरा कोरोजन होने के चांसेस है। तीसरा कैविटेशन है दोस्तों। कैविटी इसलिए होगा दोस्तों कि मान लीजिए अगर थोड़ा बहुत भी मेरा जो है ऑक्सीजन घुसता है तो वहां पे क्या होगा, ट्यूब में पीटिंग की एक्शन होगा, कैविटेशन लाएगा और न जाने कितने हार्मफुल इफेक्ट लाएगा दोस्तों। तो अल्टीमेट हायर वैक्यूम रखने पर हमारा फायदा नहीं है बल्कि जो है नुकसान ही है, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट हमें नहीं मिल रहा है। तो ये 4 पॉइंट है दोस्तों, अगर इनको याद कर लेंगे तो दोस्तों आपके इंटरव्यू में बहुत काम आएगा। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो हाई वैक्यूम के केस में एडवर्स इफेक्ट जानने का, तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को पास ऑन करें, क्योंकि अगर आप लोग इसी तरीके का अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे तो यकीन मानिए कि मैं आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट खोज कर लाऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।